नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि एक तरफ तो जहां बीजेपी के नए मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है और बीजेपी ने यह दिखा भी दिया है कि संगठन के हिसाब से, संगठन के कानून के हिसाब से जो चलता है उसे आगे बढ़ाया जाता है और जो नहीं चलता उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का संकट काल लगातार जारी है। कांग्रेस अपनी ही गुटबाजी में एक तरीके से पूरे देश में फंसती नजर आ रही है। जी आपको बता देंगे, एक तरफ तो जहां बीजेपी अभी से 2024 और उससे पहले के तमाम विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट चुकी है, तो वहीं कांग्रेस की अंदरूनी कला है कि थमने का नाम नहीं रह रही। बीजेपी जहां संगठन से ऊपर और संगठन के कानून के हिसाब से चलती है, तो वहीं कांग्रेस का लगभग हर प्रदेश का नेतृत्व तो ऐसा लगता है कि आला कमान की बात मानने को तैयार नहीं है और ऐसा लगता है कि हर कोई कांग्रेस में सिर्फ अपनी मनमानी कर रहा है। देश की सबसे पुरानी पार्टी का ऐसा हश्र होगा, ये तो शायद ही किसी ने सोचा होगा। और समस्या इसलिए भी विकट हो जाती है क्योंकि अभी कांग्रेस अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर ही पसोपेश की स्थिति में है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कब और कैसे कांग्रेस इस समस्या से निजात पा सकेगी, क्योंकि वापस से अपनी साख बनाना और अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना आज कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी हो गया है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस के अंदरूनी कला, कांग्रेस की बर्बादी तो कहीं बंद नहीं जाएगी, क्योंकि लगभग पूरे देश में कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है वो ऐसा लगता है कि आला कमान की बात सुनने को तैयार नहीं है। और ऐसा शायद इस वजह से भी है कि कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व भी अभी कार्यकारी मोड में चल रहा है और राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर तमाम बातें पहले भी उठ चुकी हैं। एक पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने अपना एक ग्रुप बना लिया था, उन्होंने भी कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर बात कही थी। लेकिन वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक कांग्रेस राष्ट्रीय नेतृत्व के नाम पर सिर्फ और सिर्फ कार्यकारी मोड पर ही चल रही है। और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि कांग्रेस का जो प्रदेश नेतृत्व है, भले ही वो राजस्थान की हम बात करें, पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या फिर देश के किसी भी अन्य राज्य की बात करें, ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस अपने पुराने अनुशासन के हिसाब से चल रही है। और देश की सबसे पुरानी पार्टी का ये दुर्गति हमें देखने को मिलेगी, ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा। और अभी भी सबसे बड़ी बात यह है कि इससे कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। तो वही इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय साहब जुड़ चुके हैं। उपाध्याय साहब, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। धन्यवाद उमंग जी। और साथ ही साथ राजस्थान की राजधानी जयपुर से संवाददाता रहमतुल्लाह खान और उत्तर प्रदेश से रेजिडेंट एडिटर डॉक्टर चंद्र सेन वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपाध्याय साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे। बीजेपी ने अपना मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली यह है कि नॉन परफॉर्मिंग नेता, या फिर हम कह सकते हैं कि संगठन के हिसाब से जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, अपने कार्य क्षमता के मुताबिक उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर वो भले ही कितना बड़ा और कितना कद्दावर नेता था या कितनी वरिष्ठता उसके पास थी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये बदलाव बीजेपी में इसलिए हुए क्योंकि बीजेपी को न सिर्फ आने वाले विधानसभा चुनावों को देखना है, बल्कि अपनी पिछले विधानसभा चुनावों की गलतियों से सबक बीजेपी ने लिया है। और साथ ही साथ 2024 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी की फहरिस्त में सबसे ऊपर कहीं ना कहीं ठहरता है। लेकिन अगर उसके उलट हम देखें, देश की सबसे पुरानी पार्टी, ऐसी पार्टी जिसने न जाने कितने प्रधानमंत्री दिए हैं और 70 सालों से भी ज्यादा समय तक हम कह सकते हैं कि देश पे राज किया है, आज उस पार्टी की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। भले ही हम पंजाब की बात करें, राजस्थान की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या फिर देश के किसी भी अन्य राज्य की, ऐसा लगता नहीं है कि कांग्रेस में कहीं पर भी एकजुटता दिखाई दे रही है। वरिष्ठ नेता आपस में ही लड़ रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं उपाध्याय साहब इस पूरी स्थिति को? देखिए उमंग जी, एक बात नोट कर लें और दर्शक की इस बात को समझते हैं। कांग्रेस जब जब संक्रमण से गुजरी है, जब जब संकट के दौर से गुजरी है, उसके बाद मजबूत होकर गुजरी है। इतिहास गवाह है इस चीज का। और देखिए, आज का परिदृश्य राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ जी। और जब राजनीति व्यवसाय बन जाए तो व्यवसायी कभी इंतजार नहीं करता। तो व्यवसायी किस्म के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो लोभ संवरण नहीं कर पाते और वो कहीं ना कहीं इन प्रकरण कुर्सी के लिए दल छोड़ देते हैं, सत्ताधारी दल को ज्वाइन कर लेते हैं और वहां मलाईदार पोस्ट के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस करते हैं। तो ये जो चाल चलन और चरित्र राजनीति का जो बदला है,
ये लोकतंत्र के लिए घातक है, मेरा मानना है। अदरवाइज आपको जनता की सेवा करनी है, ठीक है, कोई जीतता है कोई हारता है, सत्ताएं आती हैं जाती रहती हैं, लेकिन विचारधारा, जो विचारधारा है हम उसके साथ जोड़ते हैं, और जब विचारधारा को छोड़कर दूसरी विचारधारा को हम अपना लेते हैं तो वो समझ से परे होता है। कहीं ना कहीं जनता भी इन सब चीजों को बड़ा बारीकी से नजर रखती है। एक उदाहरण दे दूं मैं आपको कि लोक दल का यही था कि वो सबके साथ चल देते थे, तो आज हश्र उसका आपने देखा कि वो लगभग जो नेता थे लोक दल के वो हाशिए पर जा चुके। तो यही बात आज के परिदृश्य में जो भी राजनेता हैं किसी विचारधारा के साथ जुड़े हैं, ठीक है आज आप सत्ता में नहीं है लेकिन अपनी विचारधारा के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे तो कल आपकी पहचान होगी। आज का जो दौर दिख रहा है कांग्रेस का बड़ा नाजुक दौर है। कहीं कोई बड़ी अनुशासनहीनता हर जगह देखने को मिल रही है और नेता आतुर हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने के लिए, जरा सा उनको प्राश्रय मिले वो फौरन बीजेपी ज्वाइन कर ले रहे हैं और बीजेपी भी उनको हाथों हाथ ले रही है। चाहे हम उत्तराखंड को देखें कि वहां पूरा कांग्रेस ही बीजेपी में चली गई और उसके बाद देखा कि वो लोग जीते, सत्ता में आए। तो ये सब चीजें जो देखने में आ रही हैं तो इससे जनता अपने आप को बड़ा ठगासा महसूस करती है। मैंने कांग्रेस को वोट किया था, कांग्रेस के नेता को वोट किया था, कांग्रेस की विचारधारा को वोट किया था, वही नेता वही विचारधारा को छोड़कर दूसरी विचारधारा ज्वाइन कर लेता है। और मुझे बड़ा कष्ट होता है ये सुनकर जब वो कहते हैं कि देश हित में, हमने जनता के हित में फैसला किया। उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण है, मैं एक नेता का सुन रहा था, वो कहते हैं कि जनता सबक सिखाएगी, निषाद वोट बहुत हैं। अरे भाई आप निषादों के नेता हैं या देश के नेता हैं या जनता के नेता हैं या पार्टी के नेता हैं? पहले नेताओं के फैसला लेना होगा कि वो राजनीति किसके लिए कर रहे हैं, जाति बिरादरी धर्म के लिए, पैसे के लिए, किसके लिए राजनीति कर रहे हैं वो लोग जी। तो ये सब चीजें कहीं जो वोटर है जो जनता है उसको भी गले नहीं उतर रही और उन सब चीजों को वो देख रही है। और जिस तरह से नैतिक मूल्यों का पतन राजनीति में देखने को मिल रहा है वो लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है जी। लोकतंत्र कहां बचेगा जब कोई भी सत्ता, देखिए आज आप सत्ता में, कल दूसरा आएगा, कल तीसरा आएगा, सत्ताएं आएंगी चली जाए। इससे पहले भी बदलाव होते रहे, हमेशा कोई सत्ता में नहीं रहा, ये सत्ता परमानेंट नहीं है किसी। तो हम लोगों को सोच समझकर जो भी राजनीतिक लोग हैं वो व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो एसपी है, बीएसपी है। तो नेताओं की प्रतिबद्धता जनता के प्रति होनी चाहिए, वो ज्यादा कहीं ना कहीं अच्छा एक सिंबल होगा जी। अभी आपने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, बहुत मंत्री बदले गए, अच्छी बात है, मूल्यांकन होना चाहिए। जो भी मंत्री है उसका 6 महीने में, 1 साल में मूल्यांकन करें कि भी कितना उसने जो योजनाएं थी उनका कार्यान्वयन किया और जनता का कितना भला हुआ, जनता ने कितना एक्सेप्ट किया, ग्राउंड जीरो लेवल पर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है उसको कितना फायदा पहुंचा। एक अच्छी परंपरा शुरुआत होगी और डिलीवरी का एक प्रेशर रहेगा। ये नहीं है कि मैं बड़ा नाम हूं, बड़ा नेता हूं तो मेरा अधिकार है मैं काम करूं या ना करूं, मंत्री मंडल में मुझे जगह मिलेगी ही मिलेगी, ये नहीं चलना। और फिर माननीय प्रधानमंत्री की शैली है, आप गुजरात का इतिहास उठा के देखिए, जब मुख्यमंत्री थे तो किस तरह उन्होंने शासन किया है। वहां भी आप देखेंगे कि भी कैंडिडेट बदल दो, बहुत ज्यादा गुस्सा है लोगों का उस कैंडिडेट के प्रति है, नए कैंडिडेट ले आइए। और वो फॉर्मूला आज भी सक्सेस है। आज भी आप देखेंगे दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन थे तो सबको बदल दिया गया, पुराने चेहरों को नए चेहरे आए तो लोगों को एक उम्मीद जगी कि ये नए चेहरे हैं, पुराने चेहरे बेईमान थे, शायद ये नए चेहरे हैं ईमानदारी से काम करेंगे। वो काम कर पाए या नहीं कर पाए
लेकिन आप सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन और जनता उपाध्याय की- साहब, माफ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्या आपको नहीं लगता कि यही सब कुछ आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी यही हम कह सकते हैं कि कसमसाहट चल रही हो, पुराने चेहरों पर अब विश्वास नहीं किया जा रहा हो, भले ही हम राजस्थान से किसी वरिष्ठ नेता का नाम ले लें या पंजाब से ले लें या फिर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में से ही किसी भी बड़ा नाम का हम यहां पर उल्लेख कर ले, कहीं ना कहीं क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस भी अब एक युवा जोश, युवा नेतृत्व की तरफ देख रही है? क्योंकि अगर हम राजस्थान के विधानसभा चुनावों की बात करें तो वहां पर वोट जो मिले, जो पूरी ग्राउंड जीरो की जो मेहनत करी वो सचिन पायलट ने करी, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए अशोक गहलोत। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर जनता कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर वहां पर एक मुश्त वोट उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस को दिया, लेकिन वहां पर मुख्यमंत्री बन गए कमलनाथ। और इसी तरह की अगर चीजें यहां पर होंगी तो जाहिर सी बात है कि अंदर ही अंदर टूटने का एहसास तो जरूर होता है कि हमने इतनी मेहनत करी है। आज का जो भी युवा नेतृत्व है कहीं ना कहीं उसके मन में भी, और जो पीढ़ियों से कांग्रेस में है, वो यही चाहता है कि हमने, हमारी पीढ़ियों ने इतना सब कुछ कांग्रेस को दिया, इतना सब कुछ कांग्रेस के लिए किया, और उसके बाद जब आज हमारा अपना एक जनाधार है तो हमें हाशिए पे धकेल दिया जाता है और कमेटियां बनेंगी और उसके बाद में आपको कोई ना कोई पद जरूर दिया जाएगा, आपकी मेहनत के हिसाब से दिया जाएगा। राजस्थान का ही मैं उदाहरण दे दूं, किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व को घेरने की बात कही गई, उसके उस समय भी सबसे आगे अगर किसी को खड़ा किया गया तो वो सचिन पायलट को किया गया। और आज भी 7 से 17 जुलाई तक राष्ट्रव्यापी केंद्रीय नेतृत्व का, मोदी सरकार का विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई के विरुद्ध, ऐसे समय भी सबसे आगे सचिन पायलट को कर देते हैं। लेकिन जब पद देने की बात होती है, उनके साथ न्याय करने की बात होती है, तो फिर ठीक है, कमेटी बन रही है, कमेटी अपने हिसाब से काम करेगी। तो जब इस तरह की चीजें होंगी तो कहीं ना कहीं विश्वास तो डिगेगा ही, और वो लोग जिन्होंने इन युवा नेतृत्व को वोट दिया है उनके मन में भी कहीं ना कहीं अविश्वास आएगा। उपाध्याय साहब, देखिए उमंग, बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, और ये राजस्थान और मध्य प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। आप इतिहास देखेंगे तो हरीश रावत से इलेक्शन लड़ाया गया, पूरा इलेक्शन राज्य का हरीश रावत ने लड़ा। मुख्यमंत्री बनाने की बात आई तो बहुगुणा को जाकर वहां बिठा दिया गया और उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिला दी गई। तो इस तरह का जो कल्चर जो पनपा है कांग्रेस में, ये घातक है, कांग्रेस के लिए खतरनाक है। कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उसमें काम करने की क्षमताएं हैं, प्रतिभावान लोग हैं, और जब उनकी क्षमता को दबाया जाता है, इग्नोर किया जाता है, तो आप देखेंगे वो छोड़ जाते हैं, वो दम तोड़ जाते हैं। और आसाम जीता जाता उदाहरण है भी। आसाम में आपने वही पुराने चेहरों को और जो नए ऊर्जावान लोग थे उनको आपने तवज्जो नहीं दी, तो वो छोड़ गए और बीजेपी ने हाथों हाथ लिया वहां पर उनको। तो वहां देखें कि अच्छी परफॉर्म कर पाई बीजेपी। तो कांग्रेस को अपना जो इतिहास है, जो कल्चर है, उसको बदलना होगा जी। युवाओं को मौका देना होगा, युवाओं को तरजीह देनी होगी, तभी पार्टी नए जोश के साथ आगे बढ़ पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं, माफ कीजिएगा सर आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम आजादी के आंदोलन के हिसाब से भी अगर देखें तो कांग्रेस के अंदर उस समय लाल बाल पाल ये तिकड़ी काम करती थी, लेकिन उसके बाद जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए तो इन्हीं तीनों ने महात्मा गांधी को आगे करा, जवाहरलाल नेहरू को आगे करा, आजाद साहब को आगे करा, सुभाष चंद्र बोस, तमाम ऐसे नाम है। ये सब उस समय कहीं ना कहीं, आज जो युवा की परिभाषा है ये उस परिभाषा के हिसाब से ही थे, और इन्हीं के दम पे हमने इतना बड़ा आंदोलन लड़ा, हमारे देश को आजाद कराया। तो क्या कांग्रेस अपना इतिहास भूल गई है कि जिस समय युवाओं की जरूरत है उस समय अगर युवाओं को आगे नहीं करेंगे तो हम खुद हाशिए पे चले जाएंगे? अपना इतिहास कांग्रेस भूलती जा रही है। सर उपाध्याय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। गगन बाटला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पंजाब से आते हैं। बाटला साहब, आपके पास आऊंगा, उससे पहले उत्तर प्रदेश का रुख कर लेते हैं, क्योंकि आने वाले 6 से 7 महीनों में उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, और यहां पर भी कहीं ना कहीं जूतम पेजार चल रही है कांग्रेस के अंदर। डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, आपके पास आना चाहूंगा, किस प्रकार से देखते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति को? हालांकि प्रियंका वाड्रा को वहां पर आगे रखा गया है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं अंदर खाने में गुटबाजी, कलह चल रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? उमंग, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करी जाए तो यह परंपरा आज की नहीं कि जो नेताओं का पलायन हो रहा है। अगर 1939 की बात करें
तो सबसे पहले नाम आता है नेता सुभाष चंद्र बोस के साथ। उनके साथ भी यही हुआ था। इतने वर्षों में कांग्रेस के चेहरे जरूर बदल गए, लेकिन पार्टी छोड़ने के कारण आज भी वही हैं कि जो पहले कारण 1939 में थे आज भी हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की, युवा नेताओं ने अलविदा कह दिया है, तो और बहुत से ऐसे युवा नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में है। जिन्होंने अभी कांग्रेस जो युवा नेताओं ने छोड़ा है उसमें बहुत बड़े नाम ऐसे आते हैं जो युवा पढ़ाई लिखाई के साथ युवा नेता तो थे, लेकिन को विरासत में भी राजनीति मिली थी। ज्योतिरादित्य की बात करें तो माधवराव सिंधिया के वो बेटे हैं, आपको ये पता है कि उनको विरासत में भी मिला था राजनीति, और वो पढ़े लिखे भी हैं, युवा सोच है। इसके बाद जितिन प्रसाद की बात हम करते हैं, सचिन पायलट की हम बात करते हैं, या अदिति सिंह की हम बात करते हैं, तो ये वो युवा नेता हैं जिनको विरासत में कांग्रेस मिली, उनको विरासत में मिली हुई राजनीति, इसके साथ में उनके अपने अनुभव भी हैं, अपने परिवार से सीखा है, और इन राजनीतिक परिवारों के बीच में पले और बढ़े ये लोग हैं। तो ऐसे समय में जब पलायन होता है तो जाहिर तौर पे ये बिल्कुल तय हो जाता है कि उस किसी भी पार्टी का पतन बिल्कुल निश्चित है। और उसके पीछे एक चीज और भी मानी जाती है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि राहुल गांधी का कद छोटा ना हो, इसके लिए दूसरे युवाओं को मौका नहीं मिलता। यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो राजनीति में युवा नेता हैं वो इस चीज को मानते हैं। एक समय में देखा जाता था कि कांग्रेस अपनी टीम के लिए ही जानी जाती थी, अपनी टीम के लिए पहचानी जाती थी। उनके जो संबंध होते थे, आप राजीव गांधी की बात करें, उनके साथ में जो उनके दोस्त और सिपाहसालार होते थे, कांग्रेस को किस तरीके का बल दिया। क्या आज की जो कांग्रेस है, क्या वो इंदिरा गांधी की कांग्रेस दिखती है? एक समय में लगभग 5 से 6 दशक तक कांग्रेस जिसने शासन किया है, जिन्होंने सरकार चलाई है अपनी, आज वो इस स्थिति में, इस हाशिए पे पहुंच गई है कि जिसका अता पता नहीं, वो धीमे धीमे पतन और शून्य की ओर धीमे धीमे बढ़ रही है। उमंग, अगर ये देखा जाए कि अभी पूरे देश में जिस तरीके से माहौल बन रहा है, और मेरा अपना ये एक मानना है कि ठीक है सरकार आपकी नहीं बनती और राजनीति में उतार चढ़ाव रहते हैं, कभी कोई दल आगे बढ़ता है उसकी सरकार बनती, कोई पीछे रहता है, लेकिन किसी भी देश के लिए और लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो फिर वो जनता के हित में बात नहीं उठेगी। कौन सरकार के खिलाफ बात करेगा, कौन आगे आएगा जनता की बातों को लेकर के। लेकिन देश का माहौल कुछ ऐसा है कि सरकार के विपक्ष जो है सबसे कमजोर दिखता, अलग थलग दिखाई पड़ता है। बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और कहीं ना कहीं इसके पीछे भी जो कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी है। क्योंकि आज अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के खिलाफ में जो विपक्ष है वो राष्ट्रीय स्तर पर तो उतना मुखर नहीं है जितना राज्य स्तर पर है। भले ही हम राजस्थान की बात कर लें, हम उत्तराखंड की बात कर लें, या हम देश के किसी भी अन्य राज्य की बात करें, वहां से जरूर केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज उठती है। लेकिन अगर हम एक राष्ट्रीय मंच की बात करें तो वहां पर विपक्ष अलग थलग नजर आता है, और उस विपक्ष का सिर्फ एक काम है, कैसे भी करके केंद्र सरकार को गिराया जाए। लेकिन आप गिराएंगे कैसे? पहले आप एकजुट तो हो जाएं, पहले आपके अंदर की जो गुटबाजी है वो तो खत्म हो। और ऐसा सिर्फ कांग्रेस के साथ नहीं हो रहा, ये समाजवादी पार्टी के साथ भी देखा गया, और हमने लोक जनशक्ति पार्टी के साथ भी देखा, बसपा में भी देखा, और कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस में तो अभी हाल ही में हमने देखा है। और यही हम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए अपने आप में हम कह सकते हैं कि थाली में सजा के बहुत सारी चीजें उनको दे दी जाती हैं। खैर, उत्तराखंड का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी लगातार हमारे साथ बने हुए ब्यूरो हेड है। भूपेंद्र जी, इंदिरा हृदय के निधन के बाद में अभी भी कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसको लेकर तमाम तरह के प्रयास चल रहे हैं। एक हरदा का गुट हो गया, एक प्रीतम सिंह जी का हो गया, और ऐसे ही तमाम नाम सामने आ रहे। वहां पर अभी तक एक नेता प्रतिपक्ष तक नहीं बनाया गया, जबकि बीजेपी ने तीसरा मुख्यमंत्री बना दिया। क्या कहना चाहेंगे भूपेंद्र जी? जब से आजादी से पहले से लेके और अभी तक कई बार जो है कांग्रेस टूटी है, कई बार बिखरी है, कई बार तमाम कारण, तमाम चीजें हुई हैं। लेकिन ये बात, इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते कि अगर जो है अखिल भारतीय स्तर पर पहचान किसी की मजबूत है तो वो कांग्रेस पार्टी की जी। तमाम चीजें की अगर हम बात करें पार्टी के अंदर, तो अब ये है कि वो वैचारिक जो भारतीय जनता पार्टी और जो है कांग्रेस पार्टी में विशेष जो अंतर दिखाई देता है कि कांग्रेस के पास कभी विचारधारा वाली विंग नहीं रही, कभी उनका जो है सेकंड लाइन लीडरशिप को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने का या उठाने का वाला जो समाज का क्या इस समय सोच है, लोग किस तरीके की जो है चीजों को पसंद करते हैं या किस चीजों को चाहते हैं, उस पर कभी भी कांग्रेस का आजादी के अगर आप पहले से देखें या आजादी के बाद देखें तो कभी इस तरीके का सिनेरियो देखने को नहीं मिलता है इतिहास में।
वर्तमान हालात में यह है कि 2014 से जैसे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मामले उठा करके सोशल अपने आप को हाईटेक करते हुए अपने आप को जो है आज की परिस्थितियों में ढालने के बाद जो कांग्रेस मुक्त का नारा दिया, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, उसके तहत और भी चीजें तेजी से बिखरती हुई दिखाई दी। राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप बात करें तो इस बात से इनकार नहीं है कि जो है कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जिसने अपने अकेले दम पर जो है दक्षिण भारत के तमाम राज्यों में अपने जो है कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे वो किसी वहां के क्षेत्रीय दलों के साथ समझौता करके हो या किसी अकेले दम पर सरकार बनाने को लेकर के हो या वहां के कार्यकर्ताओं वहां उनकी फौज को खड़ा करना हो, ये तमाम चीजें रही हैं। लेकिन वर्तमान समय में कांग्रेस के अंदर जो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने ये उसको एक परिवार की पार्टी घोषित कर दिया और ये बताने में सफल नहीं कि एक ही परिवार के आसपास इर्द गिर्द पूरी कांग्रेस की राजनीति रहती है। लेकिन अगर आप इसको और जानकारों से बात करेंगे उमंग, तो आपको ये पता लगेगा कि एक कांग्रेसी तो सिर्फ एक गांधी परिवार तो सिर्फ एक चेहरा है, उसके पीछे आप चाहे बात कर लें गुजरात से अहमद पटेल जी, कितनी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो किसी से छिपी नहीं। मुझकुंद दुबे की भूमिका किसी से छिपी नहीं। इसके अलावा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे 11 साल तक जो है मोतीलाल वोरा, वो ये तमाम ऐसे लोग थे जो वाकई में ये लोग कांग्रेस चलाते थे और गांधी परिवार का तो सिर्फ एक चेहरा था जी। लेकिन उसके पीछे भी रणनीति बनाना, उसके लिए देश में किस तरीके का किन राज्यों की क्या स्थितियां हैं, वहां के क्षेत्रीय क्षेत्रपों की क्या मंशा है, उनकी क्या उनको किस एंगल से लेना है, वो सारी चीजों पे उन्हीं लोगों का नियंत्रण रहा है जो गांधी परिवार के आसपास थे। ये आप एक तरीके से कह सकते हैं कि अब जो है गांधी परिवार के ऊपर जो है जो उनके विश्वास पात्र जो 4, 5, 10 लोग होते हैं, वो धीरे धीरे उम्र के वजह से या तमाम, तो वो जो सेकंड लीडरशिप पैदा होनी चाहिए थी जो कम से कम उन चीजों को आगे बढ़ाती या उन लोगों को ले जाती, जिस भूमिका में अहमद पटेल थे या मुस्लिम दुबे थे, मोतीलाल वोरा थे, ये जो है या तमाम जो इनके और करीबी लोग थे, उस तरीके की अगर सेकंड लीडरशिप के टाइम पे होती तो आज कांग्रेस की ये स्थिति नहीं होती, आज कांग्रेस दिशाहीन नहीं होती। लेकिन हुआ क्या कि जो दूसरे सेकंड लीडरशिप ने वो अपना वैचारिक विचारों को मजबूती ना देके कांग्रेस को मजबूत न करने की जगह पे स्वयं की महत्वाकांक्षाओं को इतना बड़ा कर लिया कि वो मुख्य धारा में बोलने को आ गए। उसमें हम चाहे बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, चाहे सचिन पायलट की बात करें, चाहे हम जतिन प्रसाद की बात करें, तो ये इन लोगों ने कांग्रेस को जो मजबूती देनी चाहिए थी अपनी विचारधारा से, तो वो उसको ना अपना के जो भाजपा की तरफ से बरगलाया गया कि एक ही परिवार की पार्टी है, एक ही जो है परिवार के मुखिया का ही शासन चलता है, एक ही लोगों का हक है, एक ही कुछ ही चुनिंदा लोगों का गांधी परिवार ही पूरी पार्टी गवर्न करती है, तो ये मैसेज देने में वो सफल नहीं और ये कांग्रेस की सेकंड लीडरशिप उसमें जो है फंस के उलझ के रह गई। अब आप कमलनाथ की बात कर लीजिए, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच की अगर महाराज हम वहां की बात करें मध्य प्रदेश में, तो एक टाइम था कि कमलनाथ ने बड़े लंबे समय तक सेवा करी है पार्टी की संगठन की, तब जाकर के आज उनको इस स्थिति में मौका मिल रहा है और तमाम चीजों पर केंद्रीय स्तर से मंत्रियों से लेकर के। लेकिन वो ज्योतिरादित्य सिंधिया में वो उतना धैर्य, उतना वो जो है ठहराव नहीं दिखाई देता है। आप ऐसे सचिन पायलट की बात कर लीजिए, सचिन पायलट के पिताजी राजेश पायलट को किस उनका इतिहास पढ़िए आप, का इतिहास में साफ स्पष्ट है जो कहाँ से वो उनके केवल वो एक पायलट होते थे और पायलट के उनको प्रसन्न होकर के वहां से लेकर के दौसा से चुनाव लड़ा करके उनको वहां खड़ा करा और उन्होंने लंबे समय तक उनकी सेवा करने के बाद फिर उनके बाद वो राजनीति में सच लाए। तो वो जो धैर्य और संयम की जो मैं बात कर रहा हूँ वो दूसरे युवा पीढ़ी में नहीं दिखाई दी, तो उसका असर ये हुआ कि वो सब जो है छिन्न भिन्न होते गए और छिन्न भिन्न कांग्रेस को भी करते गए और आज की डेट में कांग्रेस जो है पूरी तरीके से दिशाहीन हो गई। और सबसे अच्छी जो कमजोर बात यहाँ पे ये निकल गया है कि जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार जो लोग टूटते गए या बिखरते गए, वो अपने प्रोटोकॉल से, अपने शाही अंदाज से वो कभी बाहर नहीं निकल पाई, उन लोगों को जोड़ने में या समझाने में कभी सफल नहीं हो पाई जो लोग पार्टी से पलायन करने लगे। तो और हुआ क्या कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अगर आप आज ये जो भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज दिया कि जो है कांग्रेस मुक्त भारत, तो आज अगर आप देखेंगे तो जो है भाजपा पूरी कांग्रेस युक्त तो भाजपा दिखाई देती है। अभी दूसरे मंत्रिमंडल में जो विस्तार हुए हैं, आप चाहे आसाम से लेकर के साउथ से लेकर के जो है पूर्वोत्तर राज्यों के तमाम लोगों को आप देखेंगे तो ये सारे के सारे लोग कभी ना कभी किसी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को सेवाएं दे चुके हैं। आज वो उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, बिल्कुल आपने सही कहा। वरिष्ठ पत्रकार गगन बाठला, रहमतुल्ला खान संवाददाता जयपुर, भूपेंद्र गुप्ता ब्यूरो हेड उत्तराखंड और डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा रेजिडेंट एडिटर उत्तर प्रदेश, सभी हमारे साथ में जुड़े हुए। राजस्थान का रुख करते रहमत आपके पास आना चाहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर ही पसोपेश में कांग्रेस यहाँ पर दिखाई दे रही है। और अगर राजस्थान की बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें, तो एक बार को ये भी सोच सभी लोगों के मन में आ गई थी कहीं ना कहीं कि अगर 2014 के बाद हुए लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगर कोई टक्कर दे सकता है तो वो अशोक गहलोत दे सकते हैं। लेकिन आज अगर हम बात करें, जिस तरीके के निर्णय मुख्यमंत्री बनने के बाद अशोक गहलोत साहब ने लिए हैं, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि उन्होंने उस हिसाब से काम नहीं किया जिस हिसाब से पहले अपने दो बार के कार्यकाल में किया था। अचानक से वो 2 महीने के लिए अपने घर में कैद हो जाते हैं, ये बोलकर कि हमें डॉक्टर ने मना करा है। आला कमान लाख बार उन्हें बुलाता है कि आप आइए, जो भी गुटबाजी या फिर अंदरूनी कलह चल रही है उसे समाप्त करना है, सचिन पायलट साहब के साथ में समझौता करना है और राजस्थान में कांग्रेस के अंदर जो कलह का वातावरण है उसे दूर करना है। वहां वो नहीं जाते हैं, लेकिन एकदम से वो राज्यपाल की एक पुस्तिका का विमोचन करने पहुंच जाते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं, क्या आला कमान को की बात मानना बिल्कुल प्रदेश नेतृत्व ने बंद कर दिया है? पंजाब में भी इसी प्रकार की चीजें देखी गई, राजस्थान में भी इसी प्रकार की चीजें देखी गई और राजस्थान में भी कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। लेकिन आज न सिर्फ देश में बल्कि प्रदेश में भी कांग्रेस की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं कही जा सकती। क्या कहना चाहेंगे रहमत? देखिए, कांग्रेस को मजबूत होने के लिए सबसे पहले कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको मजबूत होना बेहद जरूरी है। आपने बिल्कुल बात सही कहा। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में गहलोत सरकार के कामकाज को नकारा नहीं जा सकता। उनका जो कामकाज हुआ उसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। रही बात आला कमान की आला कमान ने अशोक गहलोत को बुलाया और नहीं गई, ये किसी के पास कोई पुष्टि नहीं है। ये सिर्फ हवाई खबरें हैं कि अशोक गहलोत को आला कमान ने बुलाया और अशोक गहलोत दिल्ली नहीं गए आला कमान के पास। ये सिर्फ हवाई खबरें हैं और हवाई खबरों का कोई वजूद नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, तथ्यहीन ये खबरें होती है। इस प्रकार की यह कहना, अगर आला कमान अशोक गहलोत को दिल्ली बुलाया और अशोक गहलोत नहीं जाए, ऐसा हो नहीं सकता। गांधी परिवार से वर्षों से अशोक गहलोत जुड़े हैं। अशोक गहलोत ने अपनी चप्पलें घिसा घिसा करके वो शिखर तक पहुंचे। अगर शिखर तक किसी को पहुंचना है तो चप्पलें घिसना जरूरी होती है। अगर जब तक चप्पलें घिसती नहीं है और शिखर तक जो पहुंचते वो लड़खड़ा जाते हैं, ये अक्सर होता है। अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के जितने भी नजदीकी दोस्त थे, जितिन प्रसाद की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, सचिन पायलट की बात करें, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो नज़दीकी माने जाते थे, जितिन प्रसाद नज़दीकी माने जाते थे, उन्होंने पार्टियां छोड़ दी और सचिन पायलट ने यहाँ तक की धमकी दे दी थी पार्टी छोड़ने की। तो इस तरह की बात की जाए, सचिन पायलट एक युवा नेतृत्व है। युवा नेतृत्व का कांग्रेस को ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से जिस प्रकार से सचिन पायलट एक राजस्थान में उनकी बेहद ही अच्छी छवि है, लेकिन युवा के साथ साथ अनुभव भी जरूरी है। अनुभव के बिना पार्टियां नहीं चलती है, सरकारें नहीं चलती है और परिवार भी नहीं चलते। परिवार में मुखिया होता है, उसको अनुभव होना जरूरी होता है, अनुभव साथ लेकर चलना पड़ता है। रही बात जो राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व है वो मजबूत होना जरूरी है। राहुल गांधी अभी तक उस स्थिति में नहीं है, जो ये हकीकत बात है, उस स्थिति में जो नहीं है राष्ट्रीय नेतृत्व को संभाल सके। पहले वो अध्यक्ष बने थे, उसके बाद जैसे ही कांग्रेस बिल्कुल बीजेपी की सीटें आ गई और कांग्रेस बिल्कुल डैमेज चली गई, तब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया। उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। जब राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो तमाम जो प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष है या फिर राष्ट्रीय महासचिव कहें, कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी कहें, संगठन के, उन्होंने किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। इसका यही कारण है कि कहीं राहुल गांधी की बात नहीं मानी जा रही थी। तो राहुल गांधी का इस तरह इस्तीफा देना, इस तरह से इस तरह की बातें करना, यह पार्टी, किसी भी पार्टी के लिए सही नहीं होता। राहुल गांधी को स्टैंड होना पड़ेगा अगर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना है, तो नहीं तो फिर जो गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष बनेंगे ताकि उससे कांग्रेस को, संगठन को मजबूती मिल सके। राजस्थान की बात करें, ऐसा नहीं कि राजस्थान में सिर्फ कांग्रेस में गुटबाजी है, राजस्थान में भाजपा में बहुत गुटबाजी है। सिर्फ अगर भाजपा की बात करें तो वसुंधरा का गुट अलग है, गुलाब चंद कटारिया का अलग है, तो वहीं सतीश पूनिया का गुट अलग है, राजेंद्र राठौड़ अलग चल रहे हैं, उधर गजेंद्र सिंह शेखावत है वो
मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो पार्टियों में गुटबाजी होती है, ये अमूमन होता है। बिना गुटबाजी के खींचतान के सभी अपने सिंहासन में बैठना चाहते हैं, सभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। उसके लिए कुर्सी तो एक है तो सभी लड़ रहे हैं, तो इसमें गुटबाजी होती है। सभी पार्टियों में गुटबाजी, भाजपा में ये नहीं कि भाजपा दूध की धुली हुई या अन्य दल धुला हुआ है कि कांग्रेस धुली हुई है। कांग्रेस में गुटबाजी बहुत है। यहाँ तो 2 गुट का कांग्रेस के, लेकिन यहाँ तो 5 से 7 गुट है भाजपा के। यहाँ सचिन पायलट गुट और कांग्रेस गहलोत गुट है। तो ऐसा कहा जाए कि अगर गुटबाजी में जनता का काम नहीं हो तो वो बेहद गलत है। पिछले दिनों राजस्थान सरकार को लेकर के आरोप लगाए थे, उसका आरोप का जवाब भी दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस प्रकार से कहा गया कि कुछ दिन क्वारंटाइन हुए थे तो उनको डॉक्टरों ने सलाह दी थी, उन्होंने औपचारिक रूप से घोषणा भी की थी। उसके बाद वो गवर्नर हाउस उनसे बुलावा आया था तो वहाँ भी जाना बेहद जरूरी। तो इस तरह की चीज़ें होती है, सरकार में होती है, संगठन में होती है। तो इस पर आरोप प्रत्यारोप लगाना विपक्ष पार्टियों का काम है। रही बात राजस्थान सरकार के कामकाजी, तो कामकाज को किसी भी प्रकार से कोई नकारा नहीं जा सकता। रहमत माफ कीजिएगा, बीच में आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। यहाँ पर राजस्थान सरकार के कामकाज की बात नहीं हो रही, यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस की और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के अंदर जो कलह का वातावरण जो चल रहा है, संकट काल जो इस समय कांग्रेस का चल रहा है, उसकी बात हो रही है। कोरोना काल के अंदर ठीक है, हम मानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तारीफ की थी, हम उसकी बात कर ही नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के अंदर जो संकट काल चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं कि कैसे कांग्रेस अब अपने इस संकट से निकलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो यार तमाम ऐसे बड़े नेता जो कांग्रेस के पिलर माने जाते थे, आज वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व के हिसाब से वो उस तरह की पहल नहीं कर रहे। जैसे अगर हम बात करें गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ में मिलकर कपिल सिब्बल व ऐसे तमाम नेताओं ने जाके अपना एक ग्रुप बनाया, उन्होंने राष्ट्रीय नेतृत्व को एक चिट्ठी लिखी कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को सुधरने की, या फिर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में अब एक बदलाव की बेहद ज्यादा जरूरत है। उनको एक तरीके से पार्टी का गद्दार घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में अगर आला कमान कोई निर्देश दे रहा है, बार बार कमेटियां बन रही हैं, तो क्यों नहीं अभी तक उन कमेटियों ने जो भी अपने निष्कर्ष निकाल कर दिए हैं वो उन पर क्यों नहीं अमल किया जाता? क्यों इतना टाइम लग जाता है कि अभी भी 2 गुट कहे जा रहे हैं राजस्थान कांग्रेस में, जबकि ये 2 मिनट का काम है। 2 मिनट में आपको जिसको जो नियुक्ति देनी है आप वो दीजिए, उसके बाद में इस कलह को खत्म कीजिए, ताकि राजस्थान की जनता ने जिस आत्मविश्वास के साथ में, जिस सोच के साथ में कांग्रेस को सरकार की गद्दी सौंपी थी, वो विश्वास तो कम से कम बना रहे। आज जनता क्या देखती है कि आपस में सब लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कब खत्म होगी? रहमत। बिल्कुल, इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि आपने यही बात पहले भी बोली, राष्ट्रीय नेतृत्व जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक कांग्रेस के किसी भी प्रदेश में गुटबाजी वो नहीं मिट सकती। इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व, राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद सोनिया गांधी अभी है, लेकिन अब इनको अध्यक्ष चुनने के लिए भी अभी तक सोच विचार कर रहे हैं। जल्द से जल्द कांग्रेस को इसमें फैसला लेना बेहद ज़रूरी है। रही बात राजस्थान में जिस तरह से खींचतान चल रही है, नियुक्तियों को लेकर के चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के चल रही है, तो कहीं न कहीं सचिन पायलट अपने कैंप के जो लोगों को वो वहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, जिन्होंने संगठन में काम किया या यहाँ पर लड़ाई लड़ी है, उनको बेहद मान सम्मान मिलना बेहद ज़रूरी है। रही बात नियुक्तियों को लेकर के, इसके लिए अगर इन नेताओं की माने तो लगातार नेता बयान देते आए। अजय माकन ने फिर परसों बयान दिया कि जल्द नियुक्तियां हो रही है, लेकिन जल्द करते अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई है। और शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि आश्वासन तो दे दिया जाता है लेकिन उस आश्वासन को पूरा नहीं किया जाता। खैर, बने रहिए रहमत हमारे साथ। गगन बाटला जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पंजाब से आते हैं। गगन बाटला जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी शुक्रिया। जी गगन जी, अगर तमाम प्रदेशों की बात करें, उत्तर प्रदेश की हमने बात करी, उत्तराखंड की बात करी, उपाध्याय साहब ने राष्ट्रीय स्तर की बात करी, हमारे साथ में राजस्थान की राजधानी जयपुर से आने वाले हमारे संवाददाता रहमतुल्लाह खान ने राजस्थान की बात करी, पंजाब से आप आते हैं। पंजाब की अगर हम बात करें तो लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में जो खींचतान जो चल रही है उसकी वजह से पार्टी की कहीं ना कहीं छवि खराब होती है। और जो स्थिति राजस्थान में है कि जनता ने सोच समझ के और एक विश्वास के साथ सत्ता की चाबी सौंपी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं जनता ये देख रही है कि हमने जिन्हें सत्ता पर बिठाया वो आपस में ही लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आला कमान की बात मान नहीं रहे। आला कमान कह रहा है कि ठीक है, जो भी आपकी शर्तें हैं, जो आपके जो सुझाव हैं, सिद्धू साहब के जो सुझाव हैं, उनको एक टेबल पे बैठ के सुलझाइए और पार्टी की जो छवि है उसे खराब होने से बचाइए। लेकिन
उसको कोई मान नहीं रहा है। किस प्रकार से देखते हैं गगन जी इसको? बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा। जैसे मैं बात करूं बीजेपी अभी 2024 के चुनाव या उससे पहले तमाम विधानसभा चुनावों के लिए तैयारी में जुट चुकी है। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस की अभी तक अंदरूनी कलह ही थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी जहां संगठन से ऊपर उठकर या संगठन के कानून के हिसाब से चलती है, तो वहीं कांग्रेस का लगभग हर प्रदेश का नेतृत्व तो ऐसा लगता है कि आला कमान की बात मानने को तैयार नहीं है। तो हर एक जगह, हर एक प्रदेश में, जैसे जो भी जैसे पंजाब की बात करें तो पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह हैं, ये बार बार आला कमान से मिलते हैं जाकर, उसके बाद भी कोई हल नहीं निकलता। जैसे अभी 2 दिन पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी जी से मिलके आए हैं, तो आकर यहाँ पर उठक पटल तो हुई है। जैसे कांग्रेस में जो मंत्रिमंडल है वो चेंज करने की बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई भी ठोस जो निचोड़ा वो नहीं निकला। कांग्रेस की जो अंतरकलह है अभी तक वैसे की वैसे ही है। बयानबाजी हो रही है, बयानबाजी के ऊपर ही ये सारा हाशिया लगा हुआ है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कब और कैसे कांग्रेस की समस्या से निजात पा सकेगी, क्योंकि वापस कांग्रेस की साख बनाना और अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना आज कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी हो चुका है। उमंग जी बिल्कुल गगन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस को एकजुट होना और अपनी तमाम जो भी कलह वाली जो भी बातें उन्हें दूर करना होगा, क्योंकि जो छवि एक ऐसे संगठन की खराब होती जा रही है पूरे देश में जिसने इस देश को आज़ादी दिलाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, उस पार्टी की ये गत शायद कहीं ना कहीं बेहद हम कह सकते हैं स्थितियां चिंताजनक बनी हुई है। खैर चंद्रशेखर जी, माफ़ कीजिएगा डॉक्टर चंद्रसेन जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस प्रकार से अभी रहमत ने भी कहा और उपाध्याय साहब ने भी कहा और तमाम जो हमारे साथ में पैनलिस्ट हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व पर सवाल उठता ही। और जैसे कि अभी रहमत ने भी कहा, 2019 लोकसभा चुनाव के बाद में राहुल गांधी ने हार की जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन तब से लेकर अभी तक उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बातों ही बातों में कहा है कि मेरे को तो अध्यक्ष नहीं बनना, आप किसी गैर गांधी परिवार के आदमी को आप अध्यक्ष बना दीजिए। और ऐसे लोग हम खुद कहते हैं कि कांग्रेस में भरे पड़े हैं। इतना अनुभव कांग्रेस के पास है, कांग्रेस के ग्राउंड जीरो के जो कार्यकर्ता हैं उनकी पूरे देश में कहीं कमी नहीं है। और कई ऐसे नाम हैं, जैसे राजस्थान की हम बात करें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, गुलाम नबी आजाद साहब हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर संभाल सकते हैं और बखूबी पार्टी की छवि को वापस उस पटरी पर ला सकते हैं जिसके लिए पार्टी जानी जाती है। लेकिन क्या लगता है आपको कि आखिर परेशानी कहां पर है, कहां पे चीज अटकी हुई है? चंद्रसेन जी। उमंग, देखिए 2004 में राहुल गांधी सांसद बन चुके थे और 2004 के बाद ही युवा नेताओं का पलायन बहुत तेजी से शुरू हो गया था। सोनिया गांधी को विपक्ष ने सुपर पीएम का खिताब दे दिया था। पिछले 17 वर्षों से सोनिया गांधी इस प्रयास में लगी हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस के जो युवराज उनको देश का राजा बना दिया जाए, और कई युवा नेता इसी की भेंट चढ़ चुके हैं। कई युवा नेता पार्टी को सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा कि उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जा रहा था, उनका राजनीतिक करियर खत्म होता दिखाई दे रहा था, और इसलिए नहीं बढ़ने दिया जाता था क्योंकि राहुल गांधी से कोई बड़ा युवा नेता न बन जाए, उसका कद ऊपर ना हो जाए। जगमोहन रेड्डी, हेमंत विश्व शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितेंद्र प्रसाद और तमाम ऐसे नेता थे जो अलग थलग हो गए। और ऐसे युवा नेताओं की सूची बहुत बड़ी है जिनका कांग्रेस में दम घुट रहा था और जिनके मार्ग में अवरोध पैदा किया जा रहा था, जिनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। तो यही एक कारण है कि जो देश का युवा है, जो कांग्रेसी है, जिसको विरासत में मिली है, जिनके खून में कांग्रेस बसती है, उन्होंने छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि उनको पता था कि उनको कहां तक जाना है और कहां पर उनको रोक दिया जाएगा। और आपको मैं अब उत्तर प्रदेश की बात बताऊं, उत्तर प्रदेश में अब तक 47 चुनाव हुए हैं और कांग्रेस ने 21 बार यहां पर सरकार बनाई है, मगर 1989 से कांग्रेस की जमीन सूख गई और नारायण दत्त तिवारी के बाद अब तक कांग्रेस में सत्ता पे काबिज नहीं हो सकी है। तो ये तमाम ऐसे कारण हैं जिनके कारण कांग्रेस का पतन की ओर जा रही है और एक हाशिए पे जा रही है। अब उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं पर भी आप बात अगर करें कांग्रेस की, तो आपको साफ साफ दिखाई पड़ेगा जो बुजुर्ग नेता हैं, बड़े नेता हैं, जिनको अनुभव है, या तो उनकी उम्र ज्यादा होती जा रही है, या मतलब वो बहुत ज्यादा उम्र की ओर पहुंच चुके हैं, जो राजनीति में सक्रिय नहीं रह सकते। लेकिन जिन युवाओं के कंधों पे भार होता है राजनीति का, देश को चलाने का, वो युवा नेता कितने कांग्रेस के पास रहे हैं। तो सबसे पहले जो है कांग्रेस के युवा नेताओं का पलायन रोकना
बरतना पड़ेगा और हर जो नेता है, युवा नेता है, पढ़ा लिखा युवा नेता, उसको ये दिखाना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि उनके लिए भी कांग्रेस में जगह है, उनका भी भविष्य है। बिल्कुल चंद्रसेन जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जो युवा नेतृत्व है, ये एक बात ठीक है कि सब्र सबको करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार कब तक सब्र करें। राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की हम बात करें, तो तमाम ऐसे लोग हैं पार्टी के अंदर ही जिन्होंने एक लंबे समय तक धीरज धरा और उनको जब विधानसभा चुनाव जीतने की जिम्मेदारी दी गई तो बखूबी वो उस पर खतरा उतरे और अपनी पार्टी को जीत कर लेकर आए, और छोटे मोटे बहुमत से नहीं, एक बहुत बड़े बहुमत से जीत कर लेकर आए। लेकिन जब उन्हीं को साइड में कर दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है असंतोष तो पैदा होगा ही सही। आरबी उपाध्याय साहब, आपके पास आना चाहेंगे वापस से, और जिस प्रकार से अभी आपने तमाम लोगों की बात सुनी, और कहीं ना कहीं सवाल अगर उठता है तो वो राष्ट्रीय नेतृत्व पर सबसे पहले उठता है। राष्ट्रीय नेतृत्व अगर मजबूत होगा, राष्ट्रीय नेतृत्व मजबूती से पूरे देश में, हर प्रदेश में अपनी बात को रखेगा, और जो भी आला कमान की या फिर राष्ट्रीय नेतृत्व की बात नहीं मानेंगे उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, भले ही कुछ भी हो, कितना ही आपको नुकसान हो। लेकिन एक तरीके से अनुशासन को बना के रखना न सिर्फ किसी भी पार्टी में बल्कि हर जगह बेहद जरूरी होता है। किस प्रकार से देखते हैं उपाध्याय साहब आप इसे? मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आरबी उपाध्याय साहब आप? लगता है तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। भूपेंद्र जी, आपके पास हम आना चाहेंगे, माफ कीजिएगा। जिस प्रकार से राष्ट्रीय नेतृत्व पर काफी कुछ डिपेंड करता है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि कैसे राष्ट्रीय नेतृत्व को मजबूत किया जाए अगर राष्ट्रीय नेतृत्व खुद ही मजबूत होना ही नहीं चाहता हो? भूपेंद्र जी। भूपेंद्र जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे संपर्क करने की हम पूरी कोशिश दोबारा से करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर चंद्रसेन वर्मा, गगन बाटला जी जुड़े हुए। गगन, आपके पास आना चाहेंगे। जिस प्रकार से अभी तमाम पैनलिस्ट की आपने भी बात सुनी है, तो क्या लगता है आपको कि जो वाकई में जो हम कह सकते हैं कि समस्या की जड़ है, क्या कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व का कमजोर होना, और राष्ट्रीय नेतृत्व क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ कार्यकारी मोड में चल रहा है, ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है पूरे देश भर में इस समय जो कांग्रेस की स्थिति है उसको लेकर? क्या कहना चाहेंगे गगन? तो बात की जाए देश की सबसे पुरानी पार्टी का ऐसा हशर होना, तो शायद ही किसी ने सोचा होगा जो आज हाल कांग्रेस पार्टी का हो चुका है। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर ले लीजिए, प्रदेश कांग्रेस को ले लीजिए, चाहे कहाँ भी ले लीजिए, कोई भी जैसे बात मानने को तैयार ही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई बड़ा बदलाव होता है या कोई भी कैसा भी बदलाव होता है, लेकिन अभी जो प्रदेशों में जैसे कई पंजाब में है, पंजाब में अभी आगे जाके चुनाव आ रहे हैं, उसके लिए भी अभी राष्ट्रीय जो आला कमान है उसमें कोई अभी सीरियस नहीं ले रहा। अभी जो हालात हैं कांग्रेस के, उससे निजात तो पा सकेगी पाने के लिए, क्योंकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस को साख बनाना और अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना आज कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है। उमंग जी बिल्कुल गगन, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और समय की मांग भी यही है। उपाध्याय साहब हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। उपाध्याय साहब, आपके पास आना चाहेंगे, फाइनल कमेंट आपसे चाहेंगे। पूरी वस्तु स्थिति को अगर हम गौर से समझना चाहें तो क्या आपको नहीं लगता कि अब खुद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को मजबूती के साथ आगे आकर, अगर वो चाहते हैं कि गैर गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बने, तो उन्हें खुद मजबूती के साथ ये बात रखनी होगी। अगर वो इसमें भी आनाकानी करते हैं, अनमने ढंग से अगर बोलते हैं, तो फिर जो स्थिति अभी है उससे भी ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। उपाध्याय साहब, देखिए, आज जो हालात है वो किसी छुपे नहीं है, और उसके पीछे जो कारण है केंद्रीय नेतृत्व का कमजोर होना। केंद्रीय नेतृत्व जितना मजबूत होगा तो एक मैसेज जाता है, तो उतनी अनुशासनहीनता नजर नहीं आती। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, देखिए इतने दिन से आप अध्यक्ष का फैसला नहीं कर पा रहे हैं, तो एक मैसेज पब्लिक में जाता है, कार्यकर्ताओं के बीच में जाता है, वो गलत जाता है। कहीं न कहीं त्वरित निर्णय लेने की जो क्षमता है वो होनी चाहिए केंद्रीय नेतृत्व के अंदर। आप देखेंगे इलेक्शन का भी दौर होता है, तो जब बीजेपी एक फेज पूरा कर चुकी होती है, उसके बाद हम कैंडिडेट चुनाव में या प्रचार में इतने पिछड़ जाते हैं कि हम ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तो कांग्रेस को अपनी कार्यशैली पर विचार करना होगा, केंद्रीय नेतृत्व को मजबूत होना होगा,
और फैसलों में देखिए जो ढुलमुल रवैया है वो छोड़ना होगा। त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, त्वरित फैसले होने चाहिए। कई बार फैसले देर से लिए जाने पर उन फैसलों का महत्व ही खत्म हो जाता है जी। ये बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूं कि जो भी कांग्रेस के सफेद सालार हैं या जो भी आला कमान है वो इन सब पर गौर करें, और जो नए प्रतिभावान लोग हैं इनको स्पेस देना पड़ेगा। जो तजुर्बेकार लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, काफी समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, वो मौका नहीं देना चाहते। जब भी कोई मौका आता है वो युवा को अलग करके और अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं, तो वो भी ठीक। युवाओं को तरजीह देनी पड़ेगी और जो जहां मेहनत कर रहा है उसका अवार्ड उसको मिलना चाहिए। जी। तो पार्टी मजबूती से आगे बढ़ेगी। बिल्कुल ये उपाध्याय नहीं है साहब। कि मेहनत जी सर, बोलिए मेहनत बोलिए कोई सर। और करेगा, मेहनत कोई और करेगा और फिर उसके बाद पता लगा कि जब समय आएगा तो आनंद कोई दूसरा लेगा, तो वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चलता है। और इसी के दुष्परिणाम देखने में आए हैं कि भी लोग हताश और निराश हो जाता है। जो युवा है वो उतना पेशेंस नहीं रख पाता है तो वो छोड़ के चला जाता है। तो हम कुछ चीजें बहुत न्याय जरूरी है और वो केंद्रीय नेतृत्व ही कर सकता है, कि गांधी परिवार ही कर सकता है। गांधी परिवार को एक सख्त मैसेज है कि पार्टी में अनुशासन के प्रति और जो फैसले हैं इनके प्रति लेना होगा। जबकि आपके सामने सत्ताधारी बीजेपी है जिसका मजबूत संगठन है और फैसले लेने में जो त्वरित कार्रवाई देखने को मिलती है, तो उससे सीखना पड़ेगा और समय के हिसाब से अपने आप को समय के अनुरूप बदलना पड़ेगा। और बदलाव प्रकृति का नियम है, इसे स्वीकार करना। अभी तक जो भी होता रहा, आप देखेंगे कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है कांग्रेस कमजोर होती चली जा रही है और कोई आत्मनिर्भर नहीं, कोई मंशा नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। ये बात अलग है कि बंद कमरों में ये सब कुछ होता होगा, मैं कोई पार्टी का हिस्सा नहीं, लेकिन ऐसा कुछ जनता के बीच में मैसेज नहीं जा रहा और जनता में ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा जिससे जनता का विश्वास एक बार फिर कांग्रेस की लौट जी। और जिस तरह से जी सोशल मीडिया है, इन सब पर जवाब देने आपको कहीं अपनी प्रेजेंस दर्ज करानी पड़ेगी मजबूती के साथ। अभी तक आप कोई जवाब नहीं देते हैं, दूसरा तुरंत कार्रवाई करता है, आपकी तरफ से एक जवाब आता है तो वहां पूरी फोर्स खड़ी होती है और कंडेम करती है और कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आती है। बिल्कुल उपाध्याय साहब, बिल्कुल आपने सही किया, माफ़ कीजिएगा बीच में आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, समय अब बिल्कुल इजाज़त नहीं देता है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए उपाध्याय साहब आपका, रहमतुल्लाह खान, भूपेंद्र गुप्ता जी, चंद्रसेन वर्मा जी, गगन जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सबसे बड़ा सवाल कांग्रेस के संकट काल को लेकर यही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व जब कार्यकारी मोड से निकलकर एक्टिव मोड पर आएगा तब शायद कहीं जाके न सिर्फ नेशनल लेवल पर बल्कि स्टेट लेवल पर भी कांग्रेस वापस से अपनी उसी पटरी पर लौट पाएगी जिसके लिए वो जानी जाती है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।